हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ये नए पैटर्न पे बेस्ड हैं जहां पे आपसे अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको दी जाती है और पूछा जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। और आपको जब ये टेस्ट खत्म हो तो मुझे खुद को ऐसे मार्क करना है कि हर करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क्स देने हैं और हर गलत आंसर के लिए -1 देना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में अगर अगर आप इसको लाइव अटेंड करें तो साथ में मुझे बताते हुए चलना है जब ये वीडियो एंड हो कि आपका कितना स्कोर बना। उसके साथ ही साथ दोस्तों हम 3 बैचेस रन कर रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ लीगल पेडागोजी। एक है मॉक टेस्ट रिलेटेड, दूसरा है पॉलिटी और लॉ बैच और तीसरा है करंट अफेयर्स बैच। अगर आप अपने आप को इनमें से किसी भी बैच में एनरोल कराना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन से अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। करेक्ट पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक हमारे से स्टूडेंट पढ़ता है, वो गलती क्या करता है स्टूडेंट, उनका नाम डेजी है, कि वो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो उसको इनकरेक्ट पढ़ लेती हैं और इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, बहुत केयरलेस मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स कई बार कमिट करते हैं। तो पहला है कि बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स enjoy protection against arrest and detention in certain cases under Indian Constitution। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन भारत के नागरिकों को भी और फॉरेनर्स को भी दिया गया है अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है ओनली सिटीजन्स हैव द राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये राइट सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को दिया गया है टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। तीसरा है एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जिसको ओसीआई भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज एंटाइटल्ड टू राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो ओवरसीज सिटीजन होते हैं उनके पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होती है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वो लोग ये नहीं कह सकते हैं कि पब्लिक जॉब्स में उनको बराबर का अधिकार दिया जाए एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और कोई ओवरसीज सिटीजन जो होता है वो कभी भी देश का राष्ट्रपति भी नहीं बन सकता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो इसमें से आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज ओनली 1। खाली ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। तो दोस्तों ये सारी रिट्स हैं। प्रोहिबिशन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती है, सर्शियोरारी भी नहीं की जा सकती है, खाली हेबियस कॉर्पस की जा सकती है। तो आंसर इसमें से कौन सा होगा, कौन सी नहीं इशू की जा सकती है, 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स that no person shall be liable to any civil or criminal proceedings in any court in respect of publication in a newspaper or by radio or television of true report of any proceedings of either of the house of the parliament or of the state legislature। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो कि ये कहता है कि किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती हैं अगर उसने कुछ अखबार में या रेडियो में या टेलीविजन में कोई सच्ची रिपोर्ट छापी है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों वो है आर्टिकल 361 ए, जो कि ये बात कहता है कि कोई भी अगर न्यूज़पेपर में या किसी रेडियो में या टेलीविजन में कोई ऐसी रिपोर्ट छापता है जो कि सच है, जो कि वही छापी गई है जो कि हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में हुआ है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में जो हुआ है वही उसने छापा है, तो उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती हैं। अगला सवाल है which amendment act reduced the period of detention under the preventive detention act from 3 months to 2 months without obtaining the opinion of advisory board। तो दोस्तों वो अमेंडमेंट था 44th, पर अभी इसको लागू नहीं किया गया, ये इंप्लीमेंट अभी नहीं हुआ है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत किसी भी इंसान को डिटेन अभी मैक्सिमम 3 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए किया जा सकता है विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, क्योंकि अभी
ये जो चीज लाई गई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट से वो इंप्लीमेंट नहीं हुई है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का मतलब आप समझते होंगे, जब किसी इंसान को बिना किसी ट्रायल, बिना कन्विक्शन के डिटेन कर लिया जाता है, जिससे कि उसे फ्यूचर में कोई ऑफेंस करने से रोका जा सके, या फिर अगर कोई सस्पेशन होता है कि वो आगे जाके कोई ऑफेंस कर सकता है, तो उसको बिना किसी ट्रायल या बिना किसी कन्विक्शन के पुलिस जो है डिटेन कर लेती है, तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। दोस्तों अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो स्ट्राइक पर जाना ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि राइट टू गो ऑन अ स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अगला है राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एन एसोसिएशन। देखिए, एक एसोसिएशन फॉर्म करना तो आपका फंडामेंटल राइट है, पर उसके लिए आपको रिकॉग्निशन दी ही जाए वो एक फंडामेंटल राइट आपका नहीं है। अगला है राइट टू एजुकेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। आर्टिकल 29 में ये कहा गया है कि कोई भी अगर ग्रुप है जिसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी है, या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई अलग आइडेंटिटी है, तो उसको प्रिजर्व कंजर्व करने का उनको अधिकार है। तो उसके लिए वो चाहे तो एजुकेट मतलब आंदोलन भी कर सकते हैं उस लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 29। तो इसका आंसर कौन सा होगा कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, 1 और 2? वो होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? द पार्लियामेंट में इम्पोज अ टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है फ्रॉम बैक डेट। तो बैक डेट से दोस्तों टैक्स को इंपोज किया जा सकता है, क्योंकि जो एक्स पोस्ट लॉ होता है, एक्स पोस्ट लॉ, वो खाली क्रिमिनल लाइबिलिटी में लागू होता है, ना कि सिविल लाइबिलिटी में। तो कोई भी पनिशमेंट अगर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी आपके ऊपर इंपोज की जानी है तो वो तो प्रोस्पेक्टिवली ही रहेगी, वो बैक डेट से इंपोज नहीं की जा सकती है। पर सिविल लाइबिलिटीज की जा सकती है, जैसे कि टैक्स। तो ये आंसर सही है। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज में पनिश एंड प्रोसिक्यूट अ पर्सन फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। देखिए, एक प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको डबल जियोपार्डी कहा जाता है, कि नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। पर वो लागू किस पे होता है? वो खाली लागू होता है दोस्तों जुडिशियल बॉडीज पे या जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स पे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पे लागू नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अगर चाहें तो एक ही इंसान को सेम ऑफेंस के लिए बार बार, 2 बार या 2 से अधिक बार पनिश और प्रोसिक्यूट कर सकती हैं। अगला है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस इज एप्लीकेबल टू सिटीजन, फॉरेनर्स, कंपनी और कॉर्पोरेशन। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो प्रोटेक्शन दी गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, वो सिटीजन्स को भी दी गई है, फॉरेनर्स को भी दी गई है, कंपनी को भी दी गई है और कॉर्पोरेशन को भी दी गई है अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारी ही स्टेटमेंट्स है करेक्ट, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिट्स आर नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिट्स को लेके? तो रिट्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रिट्स को बोरो किया गया है ब्रिटिशर्स से, मतलब यूके से। अगला स्टेटमेंट है रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन हाई कोर्ट। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है खाली तब जब फंडामेंटल राइट्स का हनन हो, उसका वायलेशन हो। पर हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में और लीगल राइट के वायलेशन में, दोनों में रिट इशू कर सकता है। तो हाई कोर्ट की जो है वाइडर जुरिसडिक्शन है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, because it can issue writs even in case where the legal rights are being violated। तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। अगला है both सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिसडिक्शन। दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जो रिट इशू करने का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है, जो कि खुद में एक फंडामेंटल राइट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है रिट इशू करने की, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, क्योंकि एक मौलिक अधिकार है नागरिकों का और नॉन सिटीजन्स का भी। पर वहीं अगर हम हाई कोर्ट को देखें तो हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है अंडर आर्टिकल 226, जो कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है। हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, हाई कोर्ट चाहे तो रिट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है और चाहे तो ना भी करे। तो दोस्तों तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है।
तो सारी ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 की पहली स्टेटमेंट है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक रिजर्वेशन रिगार्डिंग एडमिशंस इनटू प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यस, पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कि वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन दे सकते हैं, बैकवर्ड क्लासेस को, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशंस इनटू प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में दाखिले के लिए भी अगर पार्लियामेंट चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में। अगला है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। पर दोस्तों इसमें एक ग्राउंड रह गया है जो कि है प्लेस ऑफ बर्थ, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ भी एक ऐसा ग्राउंड है जिसके बेसिस पर जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर इज अ फंडामेंटल राइट। ये बात एकदम ठीक है, जो राइट टू रिलीजन दिया गया है उसमें प्रोपोगेशन का भी राइट दिया गया है, टू प्रोपोगेट रिलीजन। तो प्रोपोगेशन और परसुएडिंग एक ही मतलब निकल के आता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आप प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को, परसुएट कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं लोगों को कि वो कन्वर्ट हो जाए एक रिलीजन से दूसरे में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोर्सफुली किसी का धर्म चेंज करवाएं। परसुएट करना एक अलग बात है और फोर्सफुल कन्वर्जन एक अलग बात है। अगला है, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन बोथ हैजार्डस एंड नॉन हैजार्डस ऑक्यूपेशन। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आर्टिकल 24 के तहत कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है वो फैक्ट्री, माइंस या फिर हजार्डस ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। तो इसमें नॉन हैजार्डस इंक्लूडेड नहीं है, इसमें खाली फैक्ट्री, माइंस और हैजार्डस ऑक्यूपेशंस इंक्लूडेड हैं, तो ये स्टेटमेंट है गलत। अगला है, राइट टू हायर एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। हायर एजुकेशन प्राप्त करना आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है। खाली एलिमेंट्री एजुकेशन का अधिकार दिया गया है एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, नॉट फॉर द हायर एजुकेशन। तो इसमें से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है, विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया था बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे 10 सवाल। आपको आखिरी में जाते जाते मुझे बताना है कि हर करेक्ट आंसर के लिए +4 देते हुए और हर गलत आंसर के लिए -1 देते हुए आपका टोटल स्कोर कितना बना है। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।